थर्ड क्वेश्चन। जी बच्चों, क्वेश्चन गालबन 3 था, उसका ये डायग्राम के हवाले से रह रहा था, तो ये डायग्राम बनाने वाली है पहली बात। ठीक है। अच्छा, ये इम्पिडेंस डायग्राम है। इम्पीडेंस बेसिकली इज़ द कलेक्टिव रेजिस्टेंस। यस। और कलेक्टिव रेजिस्टेंस कौन कौन सी, अगर हम बात करें इसी डायग्राम के साथ जो सर्किट ड्रा हुआ है उसकी, तो उसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीन चीज़ें लगी हुई हैं। हम्म। और हम एक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स का जो है ना, वो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसके वोल्ट वी हैं। ये हमने एक हम्म। वेक्टर फॉर्मेशन में उसको ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब हम्म। ये जो वोल्टेज हैं, ये दो कंपोनेंट्स में रिसॉल्व होते हैं नॉर्मली, एक ये वाला और एक वर्टिकल। जी। अब बेटे, अगर आप थोड़ा सा यानी कि इस ग्राफ को एनालाइज करें ना ब्रॉडर लुक पे, जी। तो हमेशा ऐसे होता है कि जब भी एक पोटेंशियल का डिफरेंस या वोल्टेज एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू पॉइंट, जी। तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है। बिल्कुल। अब वो करंट जो है बेसिकली हमने ये आई ले लिया हुआ है ऑन एक्स एक्सिस, ये, हम्म। और ये वोल्टेज है वी वेक्टर की फॉर्मेशन में ऑन द, आप कह सकते हैं कि इन बिटवीन द एक्स वाई प्लेन। हम्म। अब यहाँ पे जब पावर की बात करते हैं, तो मैं ज़रा एक चीज़ आपको बोर्ड पे भी ड्रॉ कर दूं कि ये एक फार्मूला है कि पावर जो होती है इज़ इक्वल टू वी क्रॉस आई होती है, यानी कि दैट इज़ द मल्टीपल आर द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हम्म। तो जब हम पावर डिसिपेशन की बात करते हैं, वो अक्रॉस रजिस्टर हो, अक्रॉस इंडक्टर हो, या अक्रॉस कैपेसिटर हो, किसी भी तीन सोर्सेज के थ्रू, तो वो होता है RLC सर्किट बेसिकली, जिसमें तीनों को सीरीज़ में हम लगा लेते हैं और फिर हम पावर डिसिपेशन या करंट और वोल्टेज के बिहेवियर को देख रहे होते हैं। ओके, पावर हमारा इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। और फिर आपने बताया कि आरएलसी सर्किट में क्या होगा। RLC सर्किट में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हम्म। तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, राइट। हम्म। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है और कितना करंट कहाँ पे ज़ाया हो रहा है, करंट से मुराद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना बेसिकली। जी सर। तो हम इन तीनों को जब सीरीज़ में लगा लेते हैं तो RLC सीरीज सर्किट बन गया ना ये। बिल्कुल। तो इसका मतलब इस RLC सीरीज सर्किट में कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर तीन पड़े हुए हैं, जिसके अक्रॉस पावर डेसिपेट हो सकती है, आपकी ज़ाया हो सकती है। जी सर। तो उसके हवाले से हमने ये थोड़ा बहुत एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करने की वो की है, ट्राई की है। अगर मैं कहूँ इसकी मज़ीद डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको बच्चे, आपने इसकी इन फेज़ और आउट फेज़ वाली सिचुएशन नहीं पढ़ी हैं। आपको ये भी नहीं पता कि किस सर्किट में कौन सा करंट लैग करता है या वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ लैग करती है, कौन सी लीड करती है। ठीक है। ये एक डिफरेंट ये- एस्पेक्ट पे हम निकल जाएंगे, तो लिहाजा सिंपल ये देखें आप कि यहाँ पे हम्म। एक्स एक्सेस पे करंट उसने शो कराया है। ठीक है। और और एक वी वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब जाहिर है वी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट भी तो होंगे ना। ठीक है। हम्म। तो ये वी आर है, इसका एक्स कंपोनेंट है। हम्म। अब रेजिस्टेंस के अलावा और कौन से दो कंपोनेंट हैं भाई हमारे पास, हमने सर्किट में क्या चीज़ लगाई है। रेजिस्टर के अलावा हमने इंडक्टर लगाया है और कैपेसिटर लगाया है। हाँ, तो इसका मतलब जो ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल बचा ना, ये इंडक्टर और कैपेसिटर का नेट कंपोनेंट होगा। ये जो हमारे पास वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ये इंडक्टर और कैपेसिटर का हुआ। हाँ। अब जाहिर है ओके। इनका रिजल्टेंट हुआ ना। हम्म। तो अब ज़रा गौर करना कि अगर वो कहे कि वी एल की लेंथ, हम्म। यानी कैपेसिटर ड्यू टू यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर वी एल हो जाएंगे ना। हम्म। यार देखो ना, हम नॉर्मली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जो रेजिस्टर लिखते हैं वी इक्वल टू आई आर लिखते हैं आप। जी सर। ये रेजिस्टर के अक्रॉस होते हैं ना। जी सर। अब वोल्टेज ड्रॉप जो है अक्रॉस द इंडक्टर को वी एल लिख रहा है। ओके।
तो वो इसने यहाँ पे ब्लू में दिखाया है, ये नज़र आ रहा है आपको। यस सर। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। यस सर। और अगर कैपेसिटर की बात करूं उसकी अपवर्ड होगी, बल्कि इसने वी एल की डायरेक्शन को अपवर्ड शो किया और कैपेसिटर की देखें ज़रा डाउनवर्ड है। तो ये दोनों वो कह रहा है कि एक दूसरे को अपोज करके इस पॉइंट पे ये ज़ीरो हो जाएंगे। ओ ओके, ये जरा मैं अपनी बुक पे थोड़ा कर ये लूँ। आपने थ्योरेटिकली कल हमने ये देख भी लिया था कि वी एल और वी सी इसका डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, ये एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं। तो एक दूसरे से माइनस करेंगे तो सर ये, वी एल की डायरेक्शन ऊपर है और वी सी की नीचे। हाँ किसी आप इसको वी एल को नीचे कर लें और वी सी को ऊपर कर लें। मुझे एग्जैक्ट इसकी याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वी एल को ये डाउनवर्ड दिखा रहा है, ये देखें ना आप इस पॉइंट पे। जी, और वो ये वी वी सी। सी को दिखाया है इसने ऊपर की तरफ यहाँ। बिल्कुल। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, लिहाजा आपका वोल्टेज का जो डायरेक्ट नेट इम्पैक्ट पड़ता है वो इन दो की वजह से नहीं होता, जीरो। बल्कि वो सिर्फ आर की वजह से होता है, राइट। ये जीरो हो जाएंगे। तो बस ये इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देना, आर एल सी डायग्राम है ये। ओके, समझ आ गई। बच्चे अब व्हाट डू हमारे यू पास नो क्वेश्चन अबाउट आ जाता है द 4। इम्पिडेंस? हाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट द व्हाट डू यू नो अबाउट द इम्पिडेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट ऑफ एसी? हाँ जी, वो कह रहा है कि भाई आप इम्पीडेंस के बारे में क्या जानते हैं इन आर एल सी सीरीज सर्किट। तो आर एल सी सीरीज़ का तो पता लग ही गया आपको, जी। और इम्पीडेंस का पता भी आपको लग गया है कि वो बेसिकली पर ये कलेक्टिव इन्होंने रेजिस्टेंस एसी है। सर्किट में मांग लिया ना, पीछे वाले में रेजोनेंस सर्किट में था। आर एल सी सीरीज सर्किट में भी वही बात है जो रेजोनेंस में होता है। एसी सर्किट में भी वही बात है जो हाँ अपनी हाँ रेजोनेंस। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर जब क्या आर एल सी बात? तीन चीज़ें सीरीज़ में लग जाएंगी तो फिर कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो रेजोनेट कर जाएंगे, और जहाँ पे आपका एल और सी यानी कैपेसिटर और इंडक्टर का जो है ना वर्क ज़ीरो रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वही चीज़ कह रहा है, वही बात दोबारा लिख रहा है। बस सिंपल ये है कि आपने इम्पिडेंस की कैलकुलेशन करके वैल्यू लिखनी है उसकी। ओके सर, बताएं ज़रा। तो डेफिनेशन ऑफ इम्पीडेंस इन आर एल सी सर्किट जो है वो बता रहा है कि इम्पीडेंस जी इन एन आर एल सी सर्किट series circuit is the total opposition to the flow of alternative current combining resistant inductive reactance और capacitive reactance। बात समझ आ गई? यस सर। इट इज़ अ कम्प्लेक्स क्वांटिटी विद द बोथ मैग्नीट्यूड एंड फेज़, यानी कि फेज़ और मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है। मैग्नीट्यूड कहते हैं उनकी करंट की कितनी वैल्यू होगी, और फेज़ कहते हैं कि वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो 90 आर डिग्री जो है वो लैग या लीड कर रहा होगा वोल्टेज से। बात समझ आई? Yes, sir. Impedance in RLC circuit is the total opposition to the flow of alternating current, combining resistance R, inductance, reactance XL, and capacitive reactance XC. It is a complex quantity with both magnitude and phase expressed by. कुछ आइडिया आ रहा है? देखो सिंपल है ना, इसमें डेफिनेशन पहले तो वो बता रहे हैं कि इम्पीडेंस होती क्या है। इम्पीडेंस इज टोटल ऑपोजिशन है आपकी, ठीक है, टू द फ्लो हम्म। ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब वो किसकी वजह से होती है? रजिस्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। क्लियर? हम्म। फिर उसने कहा कि यार ये कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जी के साथ हम इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट। सर इंडक्टेंस की वजह से तो नहीं होती, सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से होती है। क्या? अपना ऑपोजिशन मतलब वो दोनों एक दूसरे का कैंसिल करते हैं इफेक्ट, और इंडक्टेंस का पीछे इफेक्ट रह जाता है। खैर है मेरे बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले क्या मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट करवाया आपको, इसमें किसका इफेक्ट रह रहा है? सर ओ सॉरी, रेजिस्टर का, मतलब इंडक्टर और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैंसिल कर देंगे। तो यही कह रहा हूँ ना, एल सी ख़त्म हो जाएगा, ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा ये। अच्छा सर, मैं इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकती हूँ अगर मुझे ये थोड़े से अब ज़रा मुश्किल लगे। इसको एक मिनट आप इसको गौर से देखिए ना आप, तो आपके सामने जो इक्वेशन है दैट इज़ एक्चुअली द एडिशन ऑफ थ्री थिंग्स, राइट। आर जी। प्लस एक्स एल प्लस एक्स सी होना चाहिए, राइट। हम्म। तो
एक्स सी माइनस का इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ये अपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन जी। डायरेक्शन में, तो प्लस का इफेक्ट का तो कैंसिल ये हो दो जाएगा ना। आपस में ज़ीरो हो जाएंगे ना, इनका डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा ना आपके पास। बिल्कुल। तो फिर आपके पास ये इसका मतलब आई है या जे है, ये जो भी क्वांटिटी है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। ओके सर, अगर ये जे ना लिखें डायरेक्ट, अगर एल हाँ ये डायरेक्ट ही लिखना चाहिए, डायरेक्ट, मेरे ख्याल से बुक वाले ने जे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये चूंकि मैंने एआई से वो किया था, हेल्प आउट ली थी, तो उसने तो डायरेक्ट उसने उससे थोड़ा कोई जी जी डायरेक्ट उसने ओके वैसे वो दिया है। क्वांटिटी दे दी कि वो 1 2 3 और कोई भी नंबर हो सकता है। ये देखो ना लिखा हुआ है उसने कि जे इज़ द इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। अच्छा मैं लिख देती हूँ, डोंट राइट जे। तो अभी हम दोबारा इस इक्वेशन को देखते हैं। तो जी इम्पीडेंस जो टोटल रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस है, दैट इज़ द सम ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ द रिएक्टेंसेज और रेजिस्टेंसेज, राइट। सर बस ये यहाँ तक इक्वेशन करके बस मैं खत्म कर दूंगी अपना आंसर। ये इसको ये देखो ना, इसकी मैग्नीट्यूड भी तो लिखनी है ना, वो आगे उसने क्या पूछा है, इम्पीडेंस क्या होती है। आप यहाँ तक इसके बाद ये चीज़ें बता दो, आपकी मर्ज़ी है, या आप मैग्नीट्यूड ये लिख लो कि इसकी मैग्नीट्यूड मीन कि जब इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकालेंगे तो वो सर आप। नहीं, बस सही है मेरे लिए, इतना काफी है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं ओके सर। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अच्छा व्हाट नहीं। विल ओके। हैपन if the frequency इस of फ्रीक्वेंसी, AC circuit across the inductor is increased। ओके, देखो आप फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज करनी है क्रॉस इंडक्टर, आप थोड़ा ओके। सा गौर करें आप, मैं इस चीज़ को थोड़ा समझा दूं आपको बेटे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ये आप थोड़ा सा लाइक करंट जनरेटिंग की तरफ जाएं तो वो जनरेटर के अंदर जो कॉइल नहीं घूम रही थी, यस। तो वो जी जी। कॉइल एक सेकंड में कितने राउंड घूमती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम्म। तो वो जितने राउंड घूमेगी उसी तरह फ्लक्स चेंज होगा, और उसी तरह एसी जो ईएमएफ आपका, वाला सारा मैकेनिज्म। हाँ, और इसी तरह फिर एसी का आगे एसी जो वोल्टेज पैदा होंगे उसकी भी फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होगी, ठीक सर है। ये तो इंडक्टेंस वाले मैकेनिज्म में आ गया सुनो ना, ना, इन एसी। वो तो इससे हमने बिजली बना ली। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बिजली की जो सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एसी सोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करें तो इंडक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। हम्म। क्या इंडक्टर पहले की निस्बत ज़्यादा रोकेगा या कम रोकेगा, या वो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके तो सबसे पहले हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल जो है उसका फार्मूला आना चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती सर, इसको वैसे थोड़ा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी तो लिख सकते हैं ना। है। यार ये सबसे आसान है, एक सर लम्हे के लिए फॉर्मूला। क्वेश्चन को देखो ना। आपको मैं चलो एक आसान कर देता हूँ। आपको पता है ना बेटे कि आपके पास जो ओमेगा होती है वो किसकी इक्वल होता है, 2 पाई एफ होती है। जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर। आप लिखते थे कि इज इक्वल टू 2 पाई एफ की इक्वल, ये रोटेशन वाले चैप्टर 5 में था। जी सर। तो बेटे आपके पास यहाँ पे जो आप कर रहे हैं एक्सएल बेसिकली, तो वो एक्स एल जो है वो इक्वल होता है ओमेगा एल के इक्वल। अच्छा। ये देखें, अब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ है ना, तो वो 2 पाई एफ इसने यहाँ पे लिखी और साथ एल लिख दिया। अच्छा। अब अब इसमें सिंपल जो स्मॉल एफ पड़ा हुआ है इसको अगर 2 टाइम्स कर दें, बढ़ा दें, हम्म। तो ऑफ कोर्स एक्स एल भी बढ़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्स एल और एफ आपस में डायरेक्टली पड़े हैं, एक ही लाइन में है, सामने सामने हैं। अच्छा ओके। अच्छा ये बस फॉर्मूला बंदा याद कर ले, और हाँ ये बताना है कि दैट्स ऑल। फ्रीक्वेंसी क्योंकि ट्वाइस हो जाएगी, तो हाँ क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, तो यस, फिर हमारा जौन सा तो वो इंक्रीज करेगी इंडक्टेंस भी है बस। वो भी इंक्रीज कर जाएगी। बस अच्छा सर, दैट्स। ये ओमेगा वाली चीज फिर बता देगा कि ओमेगा क्या था, मतलब इसकी प्रैग्मेटिक सेंस क्या होगी। यार बेसिकली हम ना, पहली तो बात है रोटेशनल मोशन जब पढ़ते थे तो ओमेगा जो थी वो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होती थी जो कि 2 पाई एफ की इक्वल आती थी। ओके एक सेकेंड सर, मैं ओमेगा लिखूं। ये ओमेगा लिंक फिर दोबारा लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊं तो ये फिर टू एसी डीसी पाई। जनरेटर पे जा पहुंचता है। अच्छा नहीं सर, मैं तो मोटा मोटा देख रही हूँ ना, एक सेकेंड। ओमेगा आपने बताया रोटेशनल। और ये रोटेशनल। फिफ्थ चैप्टर पुराने एफएससी की बात पार्ट 1 की थी, लेकिन अभी यहाँ पे वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा टी।
सर नहीं, मैं अपनी रिमेम्बरेंस के लिए ना बस इसको रोटेशनल फ्रीक्वेंसी लिखनी हूँ। और सर अब अपना वो शीट खोलें, वो जो आपने जिसमें बेटे आंसर्स लिखे आपका हुए। होता है ना कि साइन थीटा वो लिखते हो ना आप एंगल को, यस इसी को हम सर, साइन इतनी ओमेगा डेप्थ टी में भी ना लिखते जाएं, हैं। इतनी डेप्थ में ना जाएं, बस सही है मेरे लिए इतना। सर अच्छा आप उस चले। पे जाएं ना, शीट पे जाएं, एक सेकंड बस, सब मैं जरा इधर इसको लिख लूं कि इन एक्स एल दोनों इज की इक्वल टू रेजोनेंस। 2 पाई एफ एल। तो ये तो उधर से भी नजर आ अब रही यहाँ है। पे आप देखें कि एक्स एल और एफ जो है वो बोथ आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये तो आ गई हमारी, एक सेकंड सर, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और ये भी हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। और ये अगर ट्वाइस होगी तो तो वो भी ये भी ट्वाइस हो ट्वाइस जाएगा। होगा। ठीक है। डायरेक्टली ओके, यस, क्योंकि डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल। तो बस यहाँ तक आप आंसर कर लें कि उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या इम्पैक्ट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो इंक्रीज करेगी। ओके बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। A pure inductive coil allows a current of 20 ampere to flow from a 220 volt 550 AZ apply find। अच्छा ये तो सारे न्यूमेरिकल आ गए। नहीं ये 7 है ना, इसे पॉइंट 6 वाला तो पढ़ें पहले। ओ ओ व्हाट इज अ हाँ, सीरीज सर्किट, डिराइव अ फार्मूला फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। what is a series resonance circuit, derive a formula for resonance frequency। अच्छा, मतलब मैंने सबसे एक पहले ये जो क्वेश्चन। अभी आपको डेफिनेशन थोड़ी देर पहले बताई है कि जब आपके पास रेजिस्टेंट कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में लग जाएं तो उसको सीरीज आरएलसी कहते हैं। ओ हाँ ठीक है बिल्कुल। और वो आपको पता है कि जब रेजोनेंस पे पहुंचता है तो एक्स एल और एक्स सी कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट को। जी सर। सर वैसे अगर ये ना भी बताएं, बस ये भी बता दें कि ये सीरीज में लगे हो तो ये हो जाएगा, मतलब अपना सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो जाएगा, पर चलें बता देंगे, लेकिन ठीक है। बताना ज़रूरी इसलिए क्योंकि बच्चे आपने डिराइव करना है फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओके यस तो ठीक फिर है। आपके साथ ये दोनों इन्वॉल्व होंगे ना, तो इसलिए बता रहा हूँ। ओके सर, तो मैं मेंशन कर दूंगी। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ और आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। उस रेजोनेंस ओके बिल्कुल ठीक है फिर। वो कह रहे हैं कि एट दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो इम्पिडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव होती है सिर्फ। जो इधर अच्छा ठीक है, इम्पेडेंस रुकावट ही हुई, वो हाँ प्योरली वो सिर्फ रेजिस्टिव रेजिस्टिव भी होती होगी। है, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस की होती है बस। हम्म। तो लिहाजा करंट भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। सर पहले तो अपना क्या कहते हैं, फिर मुझे लगता है सर मैं ऑपोजिट ना बोल दूं, चुप चुप, पर एक। मैं बताता हूँ। देखो कंडक्टर और सॉरी सर कैपेसिटर, कौन से दो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे थे, ये एल ना सी आर, रात में। कैपेसिटर और इंडक्टर्स। हाँ, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो रजिस्टर तो आपका फ्री पड़ा हुआ है ना, वही रजिस्ट कर रहा है, बस सिंपल रजिस्टिव है। ओके, तो फिर वो ही हमारे पास इम्पोर्टेंस कॉज करेगा। हाँ तो इसलिए वो जी इज इक्वल टू आर के इक्वल है ना। ओके। और दूसरी बात ये भी है कि बेटे जब सिर्फ रेजिस्टेंस ही रुकावट डाल रहा है, एल और कैपेसिटर नहीं डाल रहा, तो फिर करंट भी तो मैक्सिमम हो जाएगा, बाकी दो चीज़ों से इम्पैक्ट ही नहीं है। तो करंट भी तो हमारे पास मैक्सिमम, ओके हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अगली बात क्या है कि सादे सादे हम फार्मूले लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक्स एल का फार्मूला पढ़ा है ना, 2 पाई एफ एल। जी। अच्छा एक्स सी का फार्मूला उल्टा होता है इसके, वही 2 पाई ओके। एफ और नीचे सी आ जाता है, ड्यू टू कैपेसिटेंस लिखते हैं। हम्म। अब जब ये दोनों रेजोनेंस पे बराबर हो जाते हैं ना, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाता है, इनको कंबाइन कर देंगे। तो इनको दोनों को इक्विवेलेंट कर लो, तो ये एक चीज़ एक साथ कर लेते हैं हम। हम्म। इसकी राइट साइड उसकी भी राइट साइड हम्म। इक्वल कर ली। अब ये जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखें। ओ नो नो, एक सेकंड सर, एक्सेल और ये फिर अपना आपने इन दोनों को कंबाइन कर लिए। अच्छा वो दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो फिर ये दोनों आ गए, फिर ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। हाँ मल्टीप्लाई हो गया तो फिर ये डबल टाइप हो गया, हाँ, और टू फिर टू ज़ार फोर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एफ आर का स्क्वायर हो जाएगा, और एल और सी उसी तरह आ जाएगा। यस सर समझ आ गई फिर।
फिर क्या करेंगे, हम एफ के स्क्वायर के अलावा बाकी सारी चीज़ों को वापस ले जाएंगे 1 के नीचे। ओके समझ आ गई, और फिर इसको एफ आर उसके हाँ, इसका कर दे। अंडर रूट लेंगे। एफ आर टू। एफ आर का ओके। स्क्वायर है ये, 2 नहीं है। हाँ मतलब वो मैं वैसे टू बोल देती हूँ स्क्वायर का हुआ। अच्छा एफ आर स्क्वायर। ओके। जब इसको अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई LC का अंडर रूट आ जाएगा। ओके वो कैंसिल कैंसिल हो गए, ठीक है समझ आ गई। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ। नहीं। आसान है। यस सर। तो वो इसकी फिजिकल इनसाइड बता रहा है कि एफ आर द सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव लोड, द मैक्सिमम करंट फ्लो जीरो फेज, और ये स्टोरी है, आप लिख लें मर्जी है। सर अगर ये मैं नहीं भी लिखूं स्टोरी तो कोई मसला तो मैं नहीं इसको फिर क्रॉप कर देता हूँ अभी। है। यस सर। ठीक है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन 7 पे। आपके पास अ प्योर इंडक्टिव कॉयल करंट, कॉयल अलाउज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर to flow from a 20 volt 50 hertz supply. Find the inductive reactance and inductance of the coil. आपको ओके। कुछ चीज़ें गिवन है, एक करंट गिवन है आई की 20 एम्पियर, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज है। हम्म। अब वो कह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल। इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है एक्सएल। ओके प्योर इंडक्टिव कॉइल अलाउज। अच्छा एक सेकंड सर, मुझे एक बार में पढ़। प्योर इंडक्टिव कॉइल अलाउज करंट ऑफ। अच्छा इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है दी। सुने, ओके। मैं ये बना देता हूँ कि आपके पास एक सर्किट है, ये एक इंडक्टिव रिएक्टेंस की कॉइल लगी हुई है ऐसे। अब वो ये कह रहा है कि जब ये हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए इंडक्टेंट ये लगाई, एक डिवाइस इंडक्टर लगाया, तो जाहिर है ये एसी करंट ड्रॉप करेगा ना अकेले में, जब रेजोनेंस में नहीं होगा किसी के साथ। क्योंकि अच्छा अकेले में क्या ड्रॉप ड्रॉप करेगा, करेगा सर? जैसे रजिस्टर अकेले में ड्रॉप करता था, ये भी अकेले में हम्म। ड्रॉप करेगा। फिर क्या ड्रॉप करेगा, क्या ड्रॉप करेगा? यार वोल्टेज, जो वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है उसके वोल्टेज ड्रॉप करेगा ना। जी सर कम करेगा बिल्कुल। अब अगली बात क्या है बच्चों, कि इसकी जो वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है इसके अक्रॉस, इसकी दो साइडों के इधर और इधर, हम्म। तो वो तो वी वोल्ट है ना। वो भी वोल्ट है बिल्कुल। अगर यहाँ पे रजिस्टर लगी होती है हम, तो हम क्या लिखते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। जी वी इज जब ये इक्वल आपके टू पास आई आर। इंडक्टर लगा होगा तो इसको हम इसी तरह रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, आई एक्स एल के साथ। ओके। यानी ये इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ। हम्म। तो अब आप यहाँ पे आ जाएं, ये आपके पास है आई एक्स एल लिखा हुआ है। वोल्टेज हमारा इंडक्टेंस और एक्स वोल्टेज और एल। करंट दोनों गिवन है। वोल्टेज करंट और वोल्टेज हमारे करंट के इक्वल आ गया, और एक्स एल जौन सा था वो फाइंड करना है। वो वो फाइंड करना है। ठीक है। तो वोल्टेज को तो फिर करंट से डिवाइड करें तो आपके पास वो निकल आएगा रिएक्टेंस। हाँ जी समझ आ गई सर। हाँ ठीक है समझ आ गई समझ आ गई। सर एक बार ये इसको थोड़ा सर्किट के पर्सपेक्टिव से बता देंगे, जो भी आपने बताया वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगे। यार देखो ना, सिंपल है गधे, ये नहीं एक नहीं सर उसी को समझा दे, नया नया ना बनाए, और उसी को नया बता। के पुराना सुन तो लें। ये है रेजिस्टेंस। यस। इधर आप जो भी वोल्टेज लगा देते हैं ना, तो जब ये करंट गुजरता है तो रेजिस्टेंस उसको रोकती है रास्ते में। बिल्कुल। और वो और जितना डॉक्टर भी ड्रॉप यही करता है, वो जो वोल्टेज होता है इज इक्वल टू आई और करंट और उस रेजिस्टेंस का मल्टीपल होता है। यानी ये वी इज इक्वल टू आई आर, ये ओम ला था और हमने कहा था कि इतना इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ाया होता है। ओके एक सेकेंड। V इज इक्वल टू आई ऊपर सर कर दें। अच्छा
V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से वोल्टेज जाएगी और ये रेजिस्टेंस होगी। ओके सर, फिर अब यही काम इंडक्टर में जब होता है तो इंडक्टर की रुकावट को हम एक्स एल कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर पर एक बात बोलूं सर, वी आई आर की किस तरह बराबर हुआ? आई आर तो वो रुकावट है, और वोल्टेज तो मतलब वोल्टेज तो वोल्टेज हुई, तो वो आई आर की किस तरह बराबर वो हुई? अल्लाह के बंदे, बेसिकली ये है कि जितना वोल्टेज होता है उतना करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा वोल्टेज होगा तो करंट फ्लो ज़्यादा करेगा। और वोल्टेज है क्या चीज़? पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस। ओके। तो जितना ज़्यादा और फिर पॉजिटिव और साहब में नेगेटिव का रेजिस्टेंस डिफरेंस भी होगा करंट आपने ज़्यादा कर फ्लो दी कि करेगा ना। करंट में कितनी। ओके सर, समझ आ गई मुझे। तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, या आर आई, ये इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये ओम ने ला दिया था। ओके, आर उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हाँ, और यहाँ पे जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ओ सॉरी क्या कहते हैं, अगेन से करंट के आएगा आई के, लेकिन यहाँ पे चूंकि इंडक्टर लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे एक्स एल आ जाएगा इक्वल का साइन के बाद। अम्म, अच्छा सर, मुझे यहाँ तक तो समझ आ गई है कि V इज इक्वल टू आई आर। आगे वाली बात जरा एक बार बताइएगा, वी जो इज ये इक्वल टू आप। आई आर तो यार ख़त्म हो गई ना नूर। यस, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि दोबारा से अगर हम कहें कि जब हम रेजिस्टेंस की बजाय इंडक्टर लगा देते हैं वहाँ पे, हाँ ठीक है, अब जब हम इंडक्टर गधे की लगा। जगह बैल बांध देते हैं यहाँ रेडी के साथ, फॉर इंडक्टर, तो इंडक्टर इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो फिर भी उसने गधे वाला ही काम करना है, खींचेगा ना, रोकेगा ना यार उस फ्लो को। फिर उसकी वो क्या अब बन उसकी जाएगी? रिएक्टेंस को हम, उसकी जो इंडक्टर रोकता है रास्ते में, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सएल। हाँ, उसकी रुकावट को बेटा रेजिस्टेंस आर नहीं लिखते, बल्कि इंडक्टर की वजह से सात कोने में एल लिखते हैं और एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, और इसका नाम हो जाएगा इंडक्टेंस रेजिस्टेंस समथिंग, है ना? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये फिर समझ आई आ गई। एक्स एल आ जाएगा। रिएक्टेंस। फिर हो गया। बड़ी बात है। तो भाई ये वही फार्मूला लिखा हुआ है, सिंपल। अच्छा, फिर ये सब कुछ हो गया। फिर हम इन और दो आई करंट और सर। वोल्टेज दोनों गिवन हैं, दोनों का अब डिवाइड कर लेंगे उधर जाके, और आपके पास एक्स एल की वैल्यू आ सर जाएगी। अगर मैं इसको इतना डेप्थ में ना समझूं सर, वैसे मुझे समझ आ गई है, पर ये फॉर्मूला भी इट कैन वर्क। यार सिंपल यार, पता नहीं क्या है आपको, ये सर आई नहीं, मुझे मल्टीप्लाई और समझ उधर आ डिवाइड हो गई है। जाएगा। हाँ, मुझे बिल्कुल समझ आ गई है, वो मसला नहीं है। मतलब मैं कह रही हूँ कि मतलब जो पीछे हमने इतनी सारी हाँ उस, कहानी की है। पर चलें, कोई नहीं, कोई नहीं, कर लिया। अब क्या कर सकते हैं सर? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और और बस नहीं, मैं ये अभी ठहर जाओ उल्लू के पट्टे, इसके दो पार्ट्स हैं, अभी एक पार्ट किया आपने। अच्छा, चलिए आगे बताएं सर। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने फाइंड की है पहली चीज़। अब इंडक्टेंस फाइंड हाँ, करनी है। इंडक्टेंस एल तो फाइंड करनी है ना। ओके, अब ये हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल और किस फार्मूले की इक्वल होती है? हमें पता है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अच्छा। तो हाँ जी। हाँ जी, पता है ओ ना ये। बाकी जी सर, सारी पता है। चीज़ें पुट करते जाएं, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, पाई गिवन है, 3.14 होता है समथिंग, ठीक है। जी, बस फॉर्मूला अमेंड करके यस, ना हमने बस वो वैल्यूज पुट इन करके आ गई हमारे आ पास। गई हमारे पास, दैट्स ऑल। जी सर, बी पार्ट हमारा हो गया। क्लियर। बिल्कुल। बस। क्यों? अभी और भी तो दो सवाल हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया आपका, ठीक है। जी जी, क्वेश्चन समझ आ। 8 है कि हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। ओके, अब इसने। गौर करें तो ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 5 था। ओके। क्वेश्चन 5 में क्या है ज़रा देखते हैं।
क्वेश्चन 5 में है व्हाट विल हैपन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अक्रॉस एन इंडक्टर इज इंक्रीज, इंक्रीज। तो डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी। ना। जी। टू टाइम अगर एफ टू एफ कर दें तो दो गुना बढ़ जाएगा। जी तो यही काम इधर करें दोबारा से, इसमें देखें ज़रा, ये देखें, ये कह रहा है कि डबल कर दें, अगर टू कर दें टू। सर उसमें एसी की बात हो रही थी, वो सेम है सर्किट सारा, की, और दोनों यहाँ में पे सेम ही है। कैपेसिटर की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है ना, पहले तो वहाँ तो सिर्फ इंडक्टर का था, इसके साथ इंडक्टर के साथ कैपेसिटर भी ऐड कर दिया। अच्छा। ओके। अब हमने सिर्फ फार्मूले में चीज़ें पुट करनी है बस। ओके। और वो कह रहा है कि डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, व्हाट डज इट मीन कि यू हैव टू पुट द एफ एज 2f। 2f और फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास सारा रिजल्ट आ गया, ये समझ देखें आ ज़रा, गया। गौर करें, ये नॉर्मल फार्मूला था, f की जगह पर 2f पुट किया, हम्म। तो ये 2 को बाहर निकाल लिया आप खाली, तो बाकी f के हिसाब से तो 2 पाई एफ एल रह तो गया। बस 2xl हो हाँ, गया बस। 2 टाइम्स हो जाएगी ना। जी सर समझ आ गई। और नीचे जब कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं कैपेसिटर के हवाले तो से, वो ऑपोजिट हो जाती है, अपोजिट मतलब हाफ हो नीचे हो जाएगी। जाती है, और फिर इसी तरह हाफ हो जाएगी तो यस, नीचे वाली ये चीज 2 एक्स हो सी ओवर जाएगी। टू आया है। फिर समझ आ गई बिल्कुल। ओके, 9 पे आते हैं। एक सेकंड इसमें मैं करूँ डन ऑन नोट्स। टर्न ऑन नोट्स। और अब हमारे पास आखिरी आ गया 9। ओके, बड़ा लंबा सवाल है ये तो। पढ़ें ज़रा इसको। The opposition to current in a choke coil for the direct current is 5 ohm. When alternating current is sent through it, will its opposition to current increase, decrease, or remain the same? Give reason to your answer. बच्चे बात सुने। तो ये भी तकरीबन पीछे वाला ही, नहीं नहीं, ओहो ये क्या मैं पढ़ी, ये मैंने दूसरा वाला पढ़ना शुरू कर दिया था। The opposition to current in a choke coil for direct current is 5 ohm। अच्छा ये तो अब आप ही समझाएंगे, बड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अपोजिशन टू द करंट इन अ चोक कॉइल फॉर डायरेक्ट करंट इज़ 5 ओहम। हम्म। पहली तो बात है, चोक कॉइल क्या है। बिल्कुल। पुराने दौर की ट्यूब लाइट्स आपने देखी थी, जी। उसके साथ एक छोटा सा इस तरह का एक स्टार्टर लगता था। अच्छा सर, बाहर वैसे लगी हुई है ट्यूबलाइट। ये पुराने दौर वाली नहीं होगी ना। मेरे ख्याल से पुराने दौर वाली नहीं है। अच्छा, उनका रॉड होता है इधर, शीशे का रॉड, ये इनलाइट करते सफ़ेद। जी जी। इसके इधर एक छोटा सा मशीन सिस्टम लगा होता है जिसमें ट्रांसफार्मर वगैरह और इधर एक चोक कॉइल होती है। हम्म। जब आप बटन चोक ऑन कॉइल करते। कहाँ पे थी सर? जी चोक कॉइल कौन सी है? यार, ये जो छोटा सा ये रुका हुआ है, ये पीस छोटा सा बिल्कुल, ये 1 इंच का होता है या इस तरह का। अच्छा ये जो आपने शुरू में जो चीज हम्म, बताई है। ये मैंने ट्यूब लाइट ओ, बनाई है ना। ये ट्यूब लाइट साइडें होती हैं उसकी, ये नीचे पट्टी जो दीवार के साथ ये लगी होती है ये जगह, और ये फिर साइडें निकली होती हैं, तो यहाँ से एक रॉड पड़ा होता है शीशे का। जी वो तो अभी नई वाली में भी है ना। नई वाली में तो सिंपल एक, आजकल तो एलईडी आ गई हैं, स्ट्रिप लगी होती है बस एलईडी की, क्या हो गया। नहीं सर, ये पतली सी चीज तो नई वाली में भी होती है। हाँ हाँ, वो तो यार देखो ना, वो तो कॉमन है ना, वो एलईडी लाइट करती है। पुराने दौर वाली में शीशे का एक सिलेंड्रिकल पाइप होता था जो इन लाइट करता था। अच्छा ऐसे ही होता होगा फिर। यार सब्र करो, ये अभी नज़र आ रही है अब आपको खुला है, फिलिप्स हाँ की। ये फिलिप्स वाली, हाँ जी हाँ जी, अब खुला है अब कुछ। ये जो मैंने आपको बताया था, ये दीवार के साथ लग जाती है स्ट्रिप पट्टी ना, ठीक है। ओके। अब ये जो इसके फ्लैप एंड पे पड़े हुए हैं ना, ये दोनों फ्लैप बिल्कुल ओपन हो जाते हैं सीधे, ओके। और इनके बीच उसका रॉड लगता है, क्या कहते हैं, ग्लास रॉड लगता है जो कि इनलाइट होता है। वो रॉड क्या होता है, कैसे होता है, ये देखें, इस पे आपको थोड़ा क्लियर समझ आएगी। ये देख रहे तो वो हो, जो आगे प्रोट्रूडिंग सा आता है राउंड सा, ये वाला रॉड होता है। मैं कोई एक, जिस पे पता नहीं, अभी नजर तो नहीं आ रहा, अभी मैं आपका आपको एक स्लो रियल स्लो ही पिक्चर आ रहा दिखा दूं ज़रा, मुझे मिल जाएगी ना।
और यार ये जो इन लाइट हुई पड़ी है इसको देखो। ओहो, अब तो आपकी स्क्रीन ही शेयर होना बंद हो गई, ये क्या हो गया? अब ये कैसे? नीचे जो ये डब्बी लगी हुई है ना, ये इसका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। अच्छा। इसके साथ एक ठीक है। बिल्कुल एक इधर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे पुरानी एलईडीओ में या पुरानी अब ट्यूब लाइटों में ना चोक होती थी, छोटी सी वो जो छोटी सी, आपने जो वो साइड मैंने पे आपको ड्रॉ। दिखाई है, राइट। फिर वक्त के जी साथ सर। चेंजिंग्स आई और वो चोक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, फिर ऐसी ट्यूब लाइट आ गई जो डायरेक्ट चलती थी, जो हम्म। ये वाली बनी पड़ी है, ये भी डायरेक्ट वाली है। अब इसके अंदर फिर थोड़ी, मेरे हाथ से मेरे घर पे पुरानी वाली लगी है, मैं जाके देख लूंगी। अच्छा हाँ, अब अभी ये थोड़ी देखें तो देर ये बाद। शीशे का एक रॉड है, ये जो जल रहा है आपका, ये एक सेकेंड। ये जो है ना, ये बेसिकली हाँ जी। ग्लास रॉड है एक हाँ जी। पाइप की शक्ल में, और वो इन लाइट हो रहा है। जी सर, समझ आ रही है। अब यही काम बिफोर स्टार्टिंग द ट्यूब लाइट जो चोक होती है वो उसकी अब बात कर रहे हैं फिजिक्स के रूल में कि वो क्यों लगाते थे। अच्छा, ये जो साइड पे छोटा सा होगा जो कि हाँ अभी हमें नजर नहीं आ रहा पर हाँ है जी, जरूर। ये वो कह रहे हैं, आप ज़रा पढ़ें ना, द अपोजिशन टू करंट इन अ चोक कॉयल फॉर डायरेक्ट करंट इज़ 5 ओम, कि अगर सर आपके मतलब ये पास, ऑपोजिशन टाइप कोई शो करे, रिलक्टेंस शो हाँ ये करेगा जाहिर है वो कह इसकी रहे हैं कि ये पैसेज में। उसको रोकेगा ना, अगर डायरेक्ट करंट लगाते हैं तो 5 ओम की रेजिस्टेंस वो देता है चोक। हाँ, रेजिस्टर ही है एक किस्म का ये। हाँ तो जाहिर है इंडक्टर क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा होता है। नहीं सर, मैं इसकी बात। हाँ ये चोक जो है वो इंडक्टर की तरह ही है। एक सेकंड, चोक कॉइल वर्क्स एज ए रेजिस्टर। रजिस्टर नहीं, इंडक्टर। हाँ, एसी में तो इंडक्टर होता है ना। हाँ लेकिन ये बेसिकली कॉयल है, तो कॉयल बेसिकली एक इंडक्टर ही हुई। ओके। अगली बात ये कह रहा है कि व्हेन एसी करंट इज सेंट थ्रू इट, जब उससे एसी करंट लगाया जाता है तो विल इट्स अपोजिशन टू करंट इंक्रीज, क्या वो करंट ज़्यादा लेगी या कम लेगी या उसी जितना करंट लेगी। ओके, एक सेकंड। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज सेंट थ्रू इट, विल इट्स ऑपरेशन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम? सर मुझे तो नहीं लग रहा डिक्रीज होगी, मुझे लग रहा है इंक्रीज या रिमेन सेम में से कोई एक अभी होगा। देखते हैं ना, लॉजिक देखते हैं, इसको देखें अब ज़रा गौर ओके। करें। वो कह रहा है कि अ चोक कॉयल इज प्राइमरी एन इंडक्टर, चोक कॉयल प्राइमरी तौर पर तो एक इंडक्टर की नेचर का होता है ना, कॉयल ही होती है। तो वो कह रहा है कि वो एसी को ब्लॉक करेगी लेकिन डीसी को नहीं अलाउ ब्लॉक करेगी, वो उसको पास ऑन होने देगी। बिल्कुल। रीज़न क्या है, बिकॉज के डीसी करंट जो है उसके अंदर शिफ्टिंग नहीं होगी फ्लक्स की वजह से, लेकिन बिल्कुल। एसी में शिफ्टिंग होगी और उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगी और वो रोकेगा फ्लो को। जी, ऑपोजिशन होगी, ठीक हाँ, है, बिल्कुल। फिर अगली बात क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर कोई एक सर्किट है वो 5 ओम की रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ रेजिस्टेंस ही 5 ओम की है उसके अंदर, यानी प्योरली ओके। रेजिस्टिव सर्किट हुआ ना डीसी के अंदर। हम्म। इसका मतलब इसमें इंडक्टर का रोल तो है ही नहीं रोकने में। अच्छा। ओके, तो मतलब ये डीसी को अपोज करेगा, एसी को नहीं अपोज करेगा? या अल्लाह, क्योंकि सर आपने बोला है ना कि ये सुनो रेजिस्टेंस है सुनो, 5 की। देखो बेटे, आपके पास सर्किट में एक रेजिस्टेंस होती है, एक होती है इंडक्टेंस, ठीक है। बिल्कुल। अब अगर आप डीसी लगाओगे तो रेजिस्टेंस की वजह से तो 5 ओम आएगा, हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। लेकिन उसकी कॉयल की वजह से जो इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है वो डीसी में तो नहीं होगी ना। हम्म। तो इसका मतलब डीसी करंट जब होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस शो करवाएगा। वो तो करवाएगा ही। अब अगली बात क्या है कि जब आप एसी लगाएंगे तो उसके साथ वो रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस भी दिखाएगा। ओके। और फिर वो क्या हो जाएगा बेटे कि वो फिर ऑटोमेटिकली ज़्यादा चीज़ को या एसी के ऊपर वो ज़्यादा रोकेगा। अब ज़रा गौर करें ना कि इन डीसी सर्किट जब होगा
तो हम्म। डीसी की फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो होती है, करंट तो ऊपर नीचे शिफ्ट ही नहीं हो रहा। बात समझ रहे हो? यस। यानी देखो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव की साइड जाना, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। जी। एक सेकंड में कितने साइकिल जाएंगे, तो ये डीसी में नहीं होता, तो लिहाजा वो सारे का सारा जेड जो इम्पीडेंस बनेगी वो आर की इक्वल होगी, जो कि 5 ओम है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये वैसे। यार देखो ना, वही आर एल सी सीरीज सर्किट था। सर पहली चीज तो आपने ये बताई ना कि चोक कॉइल जौन सी होगी वो बेसिकली इंडक्टर है, ठीक है। हम्म, और जब डीसी की बात करेंगे तो डीसी का मैकेनिज्म तो चलता ही रेजिस्टर से है। तो मतलब इस पे चोक कॉइल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नल सबर, इफेक्ट होगा। मैं अब बताता जब हूँ मैं बताता ऑल्टरनेटिंग करंट हूँ ये जो की। चोक कॉयल है ना, उसको जब आप खोल के देखते हो तो चोक कॉयल के अंदर ये इस तरह की एक कॉयल लगी होती है, यूं। हाँ, जिस तरह इंडक्टर में लगी हाँ, होती अब है, रुको। बिल्कुल। तो अब ये मुझे एक बात बताओ, ये आखिरकार ये खाली तार का टुकड़ा तो है ही सही ना, कम से कम। हम्म। तो यार इसके अंदर खुद इलेक्ट्रॉनिक फ्लो जब इधर से होगा तार के अंदर से, तो कुछ ना कुछ तो रुकावट प्रोवाइड करेंगे ना यार। यस सर। कोई सा भी आप वायर का टुकड़ा लगा लें तो वो रुकावट तो प्रोवाइड करता है ना। बिल्कुल। तो ये इस टाइम इसकी वायर के अंदर की रेजिस्टेंस की बात कर रहा है कि 5 ओम है। अभी इसका वो रिमेन इंडक्टिव सेम इफेक्ट नहीं करेगी। बताया। डीसी के अंदर इसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होगा, लेकिन इसकी अपनी रेजिस्टेंस तो होगी ना, हाँ, अपनी रेजिस्टेंस इसकी होगी पर जो इन कि एज अ रजिस्टर वर्क कर रही होगी। अपनी रेजिस्टेंस की 5 ओम होगी। जो कि एज अ पर रजिस्टर वर्क कर रही होगी। हाँ, जो कि एज अ रजिस्टर वर्क कर रही होगी, बिल्कुल। पर वैसे उस पे अफेक्ट नहीं होगा हाँ, उसका डीसी पे। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा डीसी के अंदर। हाँ तो सर ये अल्फाजों में मैं ना लिख लूँ, अपने अल्फाजों में हाँ, इसको प्लीज, आप अपने क्योंकि ये अल्फाज में तो। लिख लेना कि उसने बताया हुआ है, मैंने आपको सर आंसर एक क्लियर लिखा सेकेंड, लिख के दिया हुआ है। मैं लिख लेती हूँ गौर एक करें ना सेकेंड। ज़रा आप, यहाँ इस पे देखें ना ज़रा, पहले समझ लें बेटा। अच्छा सर, नहीं मुझे समझ आ गई है कि इंडीसी। सर आपने थोड़ा सा मुश्किल लिखा है। एसी का क्या आप होगा, लिखेंगे कि एसी। फॉर वाइल अप्लाइंग द अल्टरनेटिंग करंट, हम्म। तो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी तो आएगी ना। अब तो वो ईएमएफ भी जनरेट करेगा अपोजिट। अच्छा। देखो, एक तो उसकी अपनी रुकावट है तार से अंदर से गुजरने वाले करंट के लिए, और एक है जब कॉइल्स में से करंट का फ्लक्स चेंज होगा ना, हम्म। तो उसकी वजह से भी एक रुकावट डालेगा फ्लो में। उसकी वजह से भी, अच्छा फिर क्या होगा, इसकी क्या तो होगी। बेटे अब उसमें करंट के ये उसमें इम्पीडेंस जो है आपके पास, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट की, वो एक्स एल और आर दोनों की स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगी। अच्छा सर, अगर इसको यानी इसमें एक्स लिख। इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल ये है यार। ओके, इन ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा। जब आप एसी अप्लाई करेंगे ना, उसने यही पूछा था ना कि भाई जब हम एसी अप्लाई करेंगे तो क्या सेम रहेगा, कम होगा या इंक्रीज होगा, रीज़न बताएं। हम्म। सर ये वैसे एसी वाले में मैं क्या लिखूंगी फिर, जो